रेंट और बाई, घर खरीदें या किराए पे रहें, इसके जितने भी आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं वो आर्गुमेंट उतने ही पुराने हैं जितना कि रियल एस्टेट का बिजनेस। लेकिन मार्केट में जो स्लो डाउन आया है और जिस तरीके से अफोर्डेबिलिटी कर्व आम आदमी के परचेज पावर से ऊपर चला गया है, उसने इस डिबेट को फिर से खड़ा कर दिया है। क्या आपको घर खरीदना चाहिए या रेंट पे रहना चाहिए? वैसे ये बहुत पर्सनल डिसीजन होता है और बहुत सारे सर्कमस्टांसेज होते हैं, लेकिन इवैल्यूएट करने के पहले, फाइनेंशियल और सोशल इंप्लीकेशंस को इवैल्यूएट करने के पहले मैं कुछ वो आर्गुमेंट्स आपको बताना चाहता हूं जो आपको घर खरीदने के फेवर में दिए जाते हैं, और साथ में बताना चाहता हूं कि वो आर्गुमेंट कितने फ्लॉड हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट, बिल्डर, बैंक, ब्रोकर सब आपको बताएंगे कि घर खरीदना कितना जरूरी है। सोसाइटी ने भी आपको ऐसा कंडीशन कर रखा है कि आपको लगेगा कि अगर आपने घर नहीं खरीदा है तो आपका सोसाइटी में कोई स्टेटस सिंबल ही नहीं है, आप सोशल एक्सेप्टेंस के लिए घर खरीदते हैं। इसके पहले कि मैं वो सारे आर्गुमेंट डिमोलिश करना शुरू कर दूं और बताऊं कि वो आर्गुमेंट कितने फ्लॉड होते हैं, मैं एक कैविएट भी दे देना चाहता हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहते हैं कि घर नहीं खरीदना चाहिए और पॉडकास्ट में आकर फिर अपने घर खरीदने के डिसीजन को जस्टिफाई करते हैं। मेरे लिए हमेशा से एक बात है कि घर खरीदना या रेंट पे रहना एक नेवर एंडिंग सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है जिसका क्लियर यस या नो आंसर नहीं होता है। इसके आंसर डिपेंड करते हैं आपके फाइनेंशियल नेटवर्थ के ऊपर, आप लाइफ में किस स्टेज में हैं, आपका असेट एलोकेशन प्लानिंग क्या है, और ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल फैक्टर मिलकर तय करते हैं। मैंने खुद भी घर खरीदा है, मैं यहां पे बता देना चाहता हूं। यह वीडियो आपको सिर्फ एक क्लैरिटी देने के लिए है कि कैसे आप साइकोलॉजिकल बैरियर्स को अवॉइड करें, कैसे कोई आपके अंदर फोम और फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट कराकर आपको सोशली कंडीशनड ना कर दे कि आप एक घर खरीदें जबकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आज के इकोनॉमी में। आर्गुमेंट जो फेवर में दिए जाते हैं, मैं एक के बाद एक उस पर बात करूंगा। पहला आर्गुमेंट है रियल एस्टेट रियल असेट होता है। बहुत सारे लोगों ने लाइफ में बहुत बड़ा वेल्थ अचीव किया है रियल एस्टेट से। रियलिटी चेक, कुछ केस स्टडीज यहां वहां से उठाकर आपको ऐसे शोकेस किया जाता है जैसे वो एक्सेप्शन ना होकर रियलिटी हो। हां, अगर आप एब्सोल्यूट नंबर गेम में देखेंगे, बहुत सारे लोगों ने रियल एस्टेट में बहुत पैसा बना लिया है और साइजेबल गेन्स उनको मिले हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये सारे जो आर्गुमेंट्स आपको दिए जाते हैं वो एब्सोल्यूट नंबर के नैरेटिव में दिए जाते हैं और बहुत सिलेक्टिवली पिक किए जाते हैं। सबसे पहले वो जो गेन्स रियल एस्टेट के बताए जाते हैं वो मोस्टली लैंडेड प्रॉपर्टी से होता है, जहां बगल में कोई हाईवे आ गया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ गया और कोई एयरपोर्ट आ गया और उस नेबरहुड में बहुत अच्छा साइजेबल रिटर्न मिल गया। लैंड जो है वो वहां पे गोल्ड माइन बन गया। लेकिन यहां पर यह समझने वाली बात यह है कि अच्छे पुराने दिनों में जब रियल एस्टेट को रियल असेट कहा जाता था, कोई बोरोड मनी से रियल एस्टेट नहीं खरीदता था। दूसरी बात, वो जो गेन्स हैं, जब उन गेन्स को आप आरओआई इवैल्यूएशन करेंगे दूसरे एसेट क्लास के कंपैरिजन में सेम पीरियड में, फॉर एग्जांपल एक लैंडेड प्रॉपर्टी 25 लाख की प्रॉपर्टी 2000 में जो थी वो आज 3 करोड़ रुपए की है। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि इतना बड़ा रिटर्न मिला है, राइट? लेकिन सीएजीआर रिटर्न क्या बनता है? 10.45%। इसी पीरियड में अगर गोल्ड एप्रिसिएशन देखें तो गोल्ड का सीएजीआर रिटर्न जो है वो है 12.78%। तो आपका यही पैसा 4,400 रुपए से 89,000 का जो गोल्ड गया है तो आपका 25 लाख 5 करोड़ 5 लाख से ऊपर हो जाता। म्यूचुअल फंड गेन्स जो है वो स्लाइटली थोड़े से और बेटर हैं, 12.86% पे हैं। कुछ आउट परफॉर्मर म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिन्होंने इसी पीरियड में 19% का रिटर्न दिया है। बट चलिए कैलकुलेशन के लिए हम सिंपल एवरेज भी निकालते हैं।
अगर हम बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट को भी उन दिनों में देखते हैं तो उन दिनों में बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट भी डबल डिजिट रिटर्न में देते थे। अब कोई आकर इस पर कहेगा कि म्यूचुअल फंड रिस्की होता है। रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, गलत प्रॉपर्टी के चुनाव से ज्यादा रिस्की कुछ नहीं होता है। हर असेट क्लास इक्वली रिस्की होता है। रियल एस्टेट में फ्रॉडुलेंट डील्स बहुत होते हैं, ये एक कॉमन प्रैक्टिस है इंडिया में। दूसरे किसी असेट क्लास से ज्यादा फ्रॉडुलेंट डील होते हैं यहां। रिस्क मेरे लिए स्टैंड करता है रेकलेस इन्वेस्टिंग सेंस नॉलेज। आपके पास नॉलेज नहीं था सब्जेक्ट का और आपने रेकलेस इन्वेस्टिंग की है। अब आप कहेंगे गोल्ड पे, गोल्ड ने तो आउट परफॉर्म कर ही दिया है इस पे। म्यूचुअल फंड में कहा जाएगा वॉलेटिलिटी है। देखिए वॉलेटिलिटी इसलिए है कि आप मार्केट को डे टू डे में, स्टॉक मार्केट में देखते हैं, आप कभी भी रियल एस्टेट की को डे टू डे में नहीं देखते हैं। और रियल एस्टेट का पिछले 20 साल का एवरेज ग्रोथ CAGR रिटर्न देखें तो 6% है एज पर क्रिसिल रिपोर्ट। सो एक जो वो केस स्टडी दे दिया जाएगा 25 लाख रुपए 3 करोड़ हो गया, आउट परफॉर्मर है वो एक लैंडेड प्रॉपर्टी भी है। सबसे जरूरी चीज, रियल एस्टेट का कोई सेंसेक्स नहीं है, नहीं तो यहां हर दूसरे दिन आपको लोअर सर्किट लगता हुआ मिलता। आप रियल एस्टेट के प्राइस को जब चेक करते हैं तो आप नॉर्मली 5 से 10 साल के होराइजन में चेक करते हैं और दूसरा आप एब्सोल्यूट रिटर्न में चेक करते हैं। अगर आप इसी तरीके से गोल्ड रिटर्न को चेक करेंगे या म्यूचुअल फंड को करेंगे तो एप्रिसिएशन आपको उधर बेटर मिलेगा। आर्गुमेंट नंबर 2, होम बाइंग जो है वो एक सोशल एक्सेप्टेंस है इस दुनिया में, ये एक स्टेटस सिंबल है। एक बार फिर रियलिटी चेक करते हैं। अगर आप सोसाइटी को डिक्टेट करने देना चाहते हैं आपकी लाइफ में और उससे ज्यादा जरूरी आपके फाइनेंशियल डिसीजंस में, गुड लक। कोई लॉजिकल एडवाइस यहां पे काम नहीं करेगा जहां आपका इमोशन बीच में आ जाएगा। अगर आपका वो माइंडसेट है कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो मेरा एक सवाल है, आपके घर में फाइनेंशियल इमरजेंसी होने पर वो 4 लोग आकर आपके लिए खड़े हैं। इसलिए आपका फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो नेबरहुड गॉसिप से शुरू नहीं होना चाहिए। नेबरहुड गॉसिप आपको कल्चरली कंडीशन नहीं करना चाहिए। इसी कल्चरल कंडीशन में कई लोग ओवर स्ट्रेच करके घर खरीद लेते हैं। अब यहां पर कहेंगे कुछ लोग के घर में ऐसा भी कल्चरल कंडीशन है कि शादी नहीं हो रही है क्योंकि लड़के ने घर नहीं खरीदा है। अगर ऐसी कंडीशन है तो माइंड यू, आप गलत जगह शादी भी करने जा रहे हैं। आपका फाइनेंशियल डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, ना कि नेबरहुड गॉसिप या सोशल कंडीशनिंग के आधार पर होना चाहिए। जो लोग घर नहीं खरीदकर फाइनेंशियल वेल्थ बना रहे हैं वो बेवकूफ नहीं है, वो मनी मैनेजमेंट को बेहतर समझते हैं। वो जानते हैं कि वो अभी घर खरीदने की हालत में नहीं है लाइफ में, तो वो नहीं खरीदते हैं। लेकिन एक डार्क रियलिटी है कि आप ऑब्सेस्ड होते हैं सोशल एक्सेप्टेंस से, और वही आपको अक्सर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रास्ते का रोड़ा भी बनता है। यह सोसाइटी की कंडीशनिंग और आपका एक कल्चरल एक्सेप्टेंस आपके इमरजेंसी में कभी काम नहीं आएगा, चाहे आपकी जॉब लॉस हो या मेडिकल इमरजेंसी हो। स्टेबिलिटी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से ही आता है, और उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि आपके पास लिक्विड मनी रहे। जो लोग मनी वाइज होते हैं वो डिफरेंस समझते हैं असेट और लायबिलिटी का। आर्गुमेंट नंबर 3, विल समवन लिव ऑन रेंट फॉर एवर? क्या जिंदगी भर मैं रेंट पर रहूं? रियलिटी चेक, नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जिंदगी भर रेंट पे रहें, लेकिन होम बाइंग आपके लिए तब तक नहीं है जब तक आपने कुछ नेटवर्थ अपना नहीं बना लिया है। एक बार नेटवर्थ बनाने के बाद आप उसको लेवरेज करके घर खरीद सकते हैं। होम ओनरशिप हमेशा लिवरेजिंग से होनी चाहिए, क्योंकि होम लोन सबसे चीपेस्ट लोन अवेलेबल इन द मार्केट है। तो अगर आपका एक नेटवर्थ है और आप उसको लेवरेज कहीं और कर रहे हैं और इधर आप लो रेट पे बोरो कर रहे हैं, तब तो वो लीवरेज है, नहीं तो ये एक फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अगर आपके पास लिक्विड कैपिटल है जिससे आप 14% 18% अर्न कर रहे हैं और आप बोरो कर रहे हैं वही अमाउंट घर खरीदने के लिए 8 से 9% के रेट पे,
तब तो आपके फेवर में आर्बिट्राज है, तब तो आप मनी वाइज हैं। ये पूरा का पूरा जो गेम है वो लिवरेज और लायबिलिटी का है, और ज्यादातर केसेस में इंडिया के टॉप शहरों में घर जो है वो असेट नहीं है, ये एक लायबिलिटी है, क्योंकि लोग ओवर स्ट्रेच होकर लोन पे घर खरीद रहे हैं। सच्चाई यह है कि इस देश में 98% यंग इंडियंस जो हैं, वो जो बोरो करके घर खरीदते हैं, उनके पास कोई कंटिंजेंसी प्लान नहीं होता है, कोई दूसरा असेट उनके पोर्टफोलियो में नहीं होता है। वो एक पेचेक टू पेचेक की जिंदगी जीते हैं। अब घर जो है आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इसका असेट क्वालिटी नहीं है। अचानक आपके साथ कोई इमरजेंसी हो जाए, आपने घर खरीदा, अगले 3-4 साल में कोई इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, क्या आप उस घर को बेचकर अपना वो डिस्ट्रेस में अपनी कंटिंजेंसी पूरा कर सकते हैं? बैंक शुरू के कुछ सालों में आपसे प्रिंसिपल नहीं, इंटरेस्ट कंपोनेंट ले रहा है। उसके अलावा रियल एस्टेट का एंट्री और एग्जिट लोड जो होता है किसी भी दूसरे असेट क्लास से ज्यादा होता है। तो आप घर खरीदकर कई सालों के लिए बंध जाते हैं, और उसकी वो असेट क्वालिटी भी नहीं है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप उस घर को बेचकर वो इमरजेंसी में अपना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पूरा कर सकें। एक और यहां पर सवाल उठता है, आइडियल असेट एलोकेशन क्या है? देखिए, वन साइज फिट्स ऑल फाइनेंस में आंसर नहीं होता है। ये पर्सनल फाइनेंस को इसीलिए पर्सनल कहा गया है। लेकिन मैच्योर्ड फाइनेंशियल मार्केट्स में, जैसे अगर आप यूएस में, यूके में देखें, लोग अपनी पूरी नेटवर्थ का 1/3 से ज्यादा अपने प्राइमरी हाउस पे जिसमें वो रहते हैं वहां इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अब इंडिया की कहानी देखिए, इंडिया की कहानी ये है कि यहां पे इन जनरल मेजॉरिटी असेट एलोकेशन जो है वो घर के साथ होता है। 20% आपको गोल्ड में जरूर रखना चाहिए, 40% फाइनेंशियल प्रोडक्ट में रखना चाहिए, और इंडिया में भी 40% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए रियल एस्टेट में। लेकिन यहां पे अगर हम उस बेंचमार्क पे जाएंगे तो कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, कोई प्रॉपर्टी 80 लाख से कम में अवेलेबल नहीं है। इसीलिए कहा गया है इंडिया में कि आपको कम से कम 2 करोड़ का नेटवर्थ बनाने के बाद घर खरीदने का सोचना चाहिए। एक बार आपके पास वो कॉर्पस बन गया, आप अब उस पैसे को लेवरेज करें, आप उससे अपने फाइनेंशियल वेल्थ को बढ़ाएं, और तब आप घर खरीदने की हालत में आएंगे। एक और एस्पेक्ट है जहां पर जिस पर बात करनी जरूरी है। एक एवरेज इंडियन सैलरीड क्लास के लिए 2 करोड़ का नेटवर्थ पहुंचने में नॉर्मली 40-45 साल की उम्र पे आप आ जाते हैं, राइट? उस समय तक 40-45 की उम्र तक आप जब घर खरीदने जाएंगे, आप मोर और लेस फाइनेंशियल स्टेबल होंगे। आपको क्लैरिटी होगा कि आपका फ्यूचर कहां है, किस शहर में रहना है, बच्चों की पढ़ाई कहां पे होनी है। ये सारी चीजें आपका फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट से लेकर के फ्यूचर लिविंग तक सब तय कर देता है। तब आप एक घर खरीदने के लिए लोकेशन डिसाइड करते हैं, फाइनेंशियली भी आपका एक बैंडविड्थ होता है, और आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। आपसे किसी ने नहीं कहा घर मत खरीदना, सिर्फ यह कहा जाता है कि घर खरीदने में जल्दीबाजी मत करना, जिसको लोग कह देते हैं क्या हम पूरी जिंदगी लाइफ लॉन्ग रेंट पे रहेंगे। यह बिल्डर की भाषा है, यह ब्रोकर की भाषा है, यह बैंक की भाषा है जो वेस्टेड इंटरेस्ट है। आर्गुमेंट नंबर 4, रेंट हर साल 10% बढ़ जाता है। रियलिटी चेक। यह स्टेटमेंट कि रेंट हर साल 10% बढ़ जाता है, यह एक ऐसा परसेप्शन बायस है कि जो लोग घर खरीदना चाहते हैं, जिन्होंने माइंड अपना मेकअप कर लिया है, वो इस स्टेटमेंट को देंगे ताकि एक उनको सोशल अप्रूवल मिले कि बात तो सही कह रहे हो। ग्राउंड रियलिटी यह है कि हर मार्केट में रेंट का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। किसी भी प्रॉपर्टी मार्केट में रेंट का एक सैचुरेशन पॉइंट है, और वो डिपेंड करता है नेबरहुड, जॉब कैचमेंट एरिया पे, वहां के बेज ग्रोथ पे, रेंट टू ईएमआई रेशियो पे, मार्केट में नए सप्लाई जो आ रहे हैं उस पे, और ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल फैक्टर्स पे रेंट 10% इंक्रीज करता है। ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है। एक प्लेटो पॉइंट पे पहुंचने के बाद किसी भी मार्केट में रेंटल ग्रोथ भी रुक जाता है, और फिर कई सालों तक उसी पे रेंटल ग्रोथ पे रहता है। रेंटल रिटर्न्स की भी बात करें, इंडिया में रेंटल रिटर्न्स किसी भी मार्केट में 2.5 से 3% के बीच में है, लेकिन होम बोरोइंग जो है वो हमेशा 8 से 9% के रेंज में रहता है।
हम लोग दुबई के जैसा मार्केट नहीं है जहां आप अगर बोरो करने की हालत में हैं, जहां की इकोनॉमी में अगर आप बोरो कर रहे हैं तो आप 2 से 3% पे बोरो कर लेंगे और आपका रेंटल रिटर्न 8 से 9% आएगा। वहां पर कॉस्ट आर्बिट्राज आपके फेवर में चला जाएगा। वहां पे घर खरीदना अगर आपके लिए पॉसिबल है तो बिल्कुल खरीद लेना चाहिए, लेकिन इंडिया में वो सच्चाई नहीं है। इंडिया की क्रिटिकल फैक्टर तो यह है कि अगर आप ईएमआई और रेंट के बीच का डिफरेंशियल अमाउंट को वाइजली इन्वेस्ट कर दें, अपने 20 से इन्वेस्ट करना शुरू करें, आप इस पोजीशन में होंगे कि आप वही घर 40 साल की उम्र में बिना किसी लोन के खरीद सकते हैं और वो आपको फाइनेंशियली फ्लेक्सिबल भी रखता है, कैश रिच भी रखता है। अगर कोई जरूरत आ पड़ी, कोई इमरजेंसी हो गई तो आपके पास कैश होता है। आर्गुमेंट नंबर 5, वाई शुड आई मेक माई लैंडलॉर्ड रिच विथ माई रेंट? मैं किसी और को अमीर क्यों बनाऊं रेंट देकर? इस लॉजिक से तो आप रेस्टोरेंट ओनर को भी रिच बनाते हैं जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। क्या आप मूवी देखने जाते हैं तो थिएटर ओनर को या फिल्म मेकर को अमीर बनाने जाते हैं? इस फ्लॉड लॉजिक के तहत जब भी आप एक भी पैसा खर्च करते हैं आप किसी और को अमीर बना रहे हैं। यह लॉजिक का मेरिट कि लैंडलॉर्ड को मैं अमीर बना रहा हूं वहां पे सही बैठता है जहां की ईएमआई रेंट से कम हो, रेंट और ईएमआई इक्वल हो तब भी समझ में आता है। लेकिन इंडिया में ईएमआई जो है वो रेंट का ट्वाइस, डबल या ट्रिपल होता है ज्यादातर केसेस में। ईएमआई आप 3 गुना पे करते हैं, तो गैप जो है इंडिया में हाईएस्ट है, वर्ल्ड में हाईएस्ट गैप ईएमआई और रेंट का इंडिया में है, कम से कम 500 बेसिस पॉइंट या 5%। हमारा जो थोड़ा पैरेलल है वो चाइना है जहां की रेंटल और बोरिंग कॉस्ट के बीच का गैप तकरीबन 300 बेसिस पॉइंट या 3% का है। आर्गुमेंट नंबर 6, अपने रेंट को ईएमआई में कन्वर्ट करा रहा हूं मैं तो घर खरीदकर। रियलिटी चेक, क्या आपने कैलकुलेट किया है कि डिफरेंस अमाउंट रेंट और ईएमआई का क्या बन रहा है? ऑलमोस्ट इंडिया के सारे मेजर सिटीज में कोई भी डिसेंट 2 बेडरूम हाउस अपार्टमेंट आपको 1 करोड़ से कम में नहीं है, राइट? और 1 करोड़ में आपको अगर लोन लेना है और तो 25,000 के घर रेंट पे आप उसी घर में रह सकते हैं। अगर आपने 80% लोन ले लिया 1 करोड़ के घर पे तो आपका ईएमआई अगर मैं 8.5% से भी कैलकुलेट करूं तो रफली 70,000 रुपए के आसपास बनता है। 70,000 का ईएमआई और 25,000 का रेंट, डिफरेंशियल अमाउंट है 45,000 रुपया। और ये सिर्फ ये ईएमआई आपको रेंट और ईएमआई के गैप के सेंस में आप सिर्फ नहीं देख रहे हैं, इनिशियल डाउन पेमेंट भी 20% जो आप कर रहे हैं, प्लस 5% आप जीएसटी दे रहे हैं, प्लस 7% आप स्टैंप ड्यूटी दे रहे हैं, तो आपका नेट आउटफ्लो 32 लाख का तो अपफ्रंट चला गया। यही पैसा अगर आप वाइजली इन्वेस्ट कर दें और कंपाउंड होने दें, ये 32 लाख रुपए इन्वेस्टेड हों अगर अगले 20 सालों के लिए एट एन एवरेज, मैं कहता हूं 12% के रेट पे भी, तो आपको ये चलकर 3 करोड़ 8 लाख रुपए दे रहा है। अगर 14% के रेट पे कंपाउंड होता है तो ये 4 करोड़ 40 लाख के आसपास का आपको अमाउंट देता है। ये तो थोड़े से मैंने सिर्फ आपके डाउन पेमेंट का कैलकुलेशन किया है। अगर आप इसमें डिफरेंशियल अमाउंट जोड़ दें, रेंट और ईएमआई का जो डिफरेंशियल अमाउंट है उसको भी इन्वेस्ट करें जो कि 30,000 के आसपास यहां पर बन रहा है, तो आप देखिए ये जो रेंट और ईएमआई का गैप है, ये गैप आगे चलकर अगर यही पैसा आप एसआईपी ही करते रहें, 12% के रेट पे ही करते रहें, तो ये पैसा आपको आगे चलकर 2 करोड़ 75 लाख से ऊपर दे रहा है। अगर ये 14% पे ग्रो करता है 3 करोड़ 52 लाख से ऊपर दे रहा है। ये तो मैंने एडिशनल एक्सपेंसेज और ओनरशिप वगैरह की बात की है। एक बार आप घर में मूव इन करते हैं, एक मूव इन कॉस्ट भी बढ़ जाता है, एनुअल स्पेंड भी उसका होता है, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस टैक्स, सोसाइटी मेंटेनेंस टैक्स और तमाम तरह के अपग्रेडेशन जो आप बीच बीच में करते रहते हैं। हर कुछ साल के बाद आपको थोड़े से लगेगा पेंट वगैरह की जरूरत है, टेनेंट हैं तो आप लैंडलॉर्ड से करवाएंगे। सो कोई भी मेजर मेकओवर अगर आप घर में खुद का घर है तो करते हैं तो लॉस में वो अलग है। आर्गुमेंट नंबर 7, प्रॉपर्टी प्राइसेज हमेशा बढ़ती रहती हैं, अगर आज नहीं खरीदा
तो फिर हम खरीद ही नहीं पाएंगे। रियलिटी चेक। क्या आप श्योर हैं कि आप आज खरीदने की हालत में हैं? रियली? अपने पैसे से प्लीज जाइए खरीद लीजिए। लेकिन अगर आप वही पैसा वाइजली इन्वेस्ट कर दें, द इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो उसको मतलब उसके रिटर्न आपको रियल एस्टेट से फार ग्रेटर मिल रहे हैं। सच्चाई यह है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अफोर्डेबिलिटी की यह है कि मैं कितना लोन ले सकता हूं, तो यह फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग है। आप अपनी लोन लायबिलिटी को अफोर्डेबिलिटी समझ रहे हैं, लोन एलिजिबिलिटी को आप अफोर्डेबिलिटी समझ रहे हैं। लोन एलिजिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है, ये सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो उन्होंने आपको फीड कर रखा है। मैं यहां पर बहुत स्ट्रेट बात करता हूं, अगर आप बोरोड मनी के साथ घर खरीदने जा रहे हैं, अगर आप आज उस घर को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आपको नहीं खरीदना चाहिए। यह वेस्टेड इंटरेस्ट को सूट करता है, बिल्डर्स को सूट करता है, बैंक्स को सूट करता है, इवन गवर्नमेंट को सूट करता है, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे स्टैंप ड्यूटी लेती है, जीएसटी लेती है, और ये सब मिलकर आपके अंदर एक फोमो क्रिएट करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आज नहीं खरीदा तो खरीद ही नहीं पाएंगे। यह सिर्फ और सिर्फ आपकी लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी है, जिसका कि हर कोई फायदा उठाना चाहता है। आप दुनिया की नजरों में, वेस्टेड इंटरेस्ट की नजरों में सिर्फ एक कंज्यूमर हैं। जहां तक अफोर्डेबिलिटी की बात है, ग्लोबल बेंचमार्क जो अफोर्डेबिलिटी का है, प्राइस टू इनकम रेशियो है, वो 5 साल का आपका ग्रॉस इनकम है। सेकंड साइमल्टेनियस कंडीशन ये है कि आपका ईएमआई आपके टेक होम सैलरी से 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडिया में अगर हम इस बेंचमार्क को फिट करते हैं, तो प्राइस टू इनकम रेशियो 11 का आता है, कई शहरों में 18-20 तक है। हाउसिंग जो है इंडिया में डबल एक्सपेंसिव है दुनिया के किसी दूसरे शहर से, और ये एक जनरलाइज्ड बात है जो सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस CSEP की रिपोर्ट ने कहा है। कुछ शहरों में तो 40-40 साल का, 30 साल का ग्रॉस इनकम चला गया है लोगों को घर खरीदने में। अगर इसी चीज को हम दूसरी कंट्रीज में देखें, यूएस में फॉर एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया में या जर्मनी में, तो हम ये देखते हैं कि वहां पे प्राइस टू इनकम रेशियो जो है 3.6 से लेकर 7.6, मैक्सिमम 9 ऑस्ट्रेलिया में गया है। वहां पर फिर भी हमसे ज्यादा अफोर्डेबल है। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं, खासकर डेवलपिंग वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, तो वो हमारे से भी ज्यादा आगे निकल चुके हैं, जैसा बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, ये सब में हमसे लोग प्राइस टू इनकम रेशियो में आगे निकल गए हैं। लेकिन वहां की इकोनॉमी में वो रियल एस्टेट मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं बन पाया है, माइनस चाइना। आर्गुमेंट नंबर 8, होम लोन ईएमआई जो है वो एक कंपल्सिव सेविंग है, अदरवाइज वो घर में खर्च हो जाता है। रियलिटी चेक। ये एक और कल्चरल कंडीशनिंग है उनके लिए जो पैसे के साथ बहुत रेकलेस हैं। देखिए, कुछ हद तक मेरिट है इस आर्गुमेंट में, खासकर आजकल के यंगस्टर्स के लिए जिनका कि फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं रहता है। उन्हें पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि पैसा डाल दो घर खरीदने में, ईएमआई जाता रहेगा, तुम स्पेंडिंग रेकलेसली पैसा स्पेंड नहीं करोगे। लेकिन अगर आप उतने रेकलेस हैं पैसे के साथ, तो आप कहीं वाइजली इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते कहीं भी। आप कल को अपना घर खरीद करके भी लोन डिफॉल्ट कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट जो है एक माइंडसेट है, होम लोन जो है वो एक निगेटिव माइंडसेट है। दोनों के बीच के फर्क को आपको समझना पड़ेगा। कोई भी मनी वाइज पर्सन कभी भी पैसे को लेकर के रेकलेस नहीं होता है, और इसके लिए उसको चाहिए होती है फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में बहुत ज्यादा है नहीं, इसीलिए पूरा का पूरा आर्गुमेंट कि घर खरीदना चाहिए, रेंट पे नहीं रहना चाहिए, ये सारे आर्गुमेंट फ्लॉड हैं और फिर भी सोशली एक्सेप्टेबल हैं। वन साइज फिट्स ऑल आंसर आपको मार्केट दे रहा है, क्योंकि मार्केट का उसमें एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। आप अपना फाइनेंशियल बैंडविड्थ देखें, आप अपने लाइफ में सर्कमस्टांसेस को देखें और उसके बाद तय करें। मेरा बताने का आइडिया सिर्फ यह है कि आपको तब तक घर नहीं खरीदना चाहिए जब तक आप फाइनेंशियली तैयार नहीं हैं। सवाल उठता है कि कब आप तैयार होंगे? क्या आपने कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस